नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है हमारे नेक्स्ट क्लास करेंट अफेयर में। ठीक है, करेंट अफेयर की क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि 6 मंथली आ चुकी है, घटना सार हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पैरेलल आप सब कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते चलना ताकि क्विक रिवीजन आप लोग कर सको। देखो, क्लास इतनी बेहतरीन ढंग से चलाई जा रही है, आपको एक सिंगल रीडिंग की जरूरत है, आपका काम बनता चलेगा। ठीक है, जितना पढ़ा जा रहा है, आप जो ब्रेक्स मिले ना, उसमें पीछे जितनी करंट अफेयर पढ़ाई हुई है उसी को रिवीजन करो। ठीक है, आपके ऊपर 1% का करंट अफेयर का लोड नहीं आएगा, जितना करा रहा हूं बस उतना रिवीजन करते चलो। करंट अफेयर के पेपर में एक एक क्वेश्चन आपसे लगेंगे, विश्वास रखो। इतनी करंट अफेयर मैं आपको आरओ के पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो पेज नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है, जहां हम लोग ब्रेक किए थे वहां से आगे आते हैं। हम लोग 6 मंथली घटना सार पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है। ठीक है, तो आप सब इसको ले लेना। तो करंट अफेयर की क्लासेस थोड़ा स्लो इसलिए चल रहे हैं, समय भी है। दूसरी बड़ी बात, आप सबकी मास्टर क्लास, जो कि हमको पता है आरओ का एक क्विक रिवीजन सीरीज है, हम उसको देख रहे हैं। तो आप में से जो भी दोस्त आरओ दे रहे हो, एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, आप सब जरूर इस बैच से जुड़ जाओ, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज का बेसिकली फायदा यह है कि आप जिन जिन एरियाज को छोड़ देते हो, आपको टीचर उन एरियाज पे भी काम करा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कम समय में आपका सिलेबस रिवीजन हो जाता है। आप पढ़ो अपनी तरफ से जितना एक्स्ट्रा पढ़ना है, बट हम वहां जितना पढ़ाएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है। दूसरी बात मेरे भाई, इस प्लेटफॉर्म का 9 तारीख को आपका पूरा 1 साल बीत जाएगा, यानी हम लोग बस अब 10 कदम दूर है 1 साल के। अब तो 10 कदम भी नहीं रहा। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कर पाए चैनल, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट जरूर किया करें, क्वेश्चंस की कमेंट किया करें, क्लासेस कैसी लगी कमेंट किया करें। क्योंकि देखो, एक चीज समझना होगा आपको भी, निशांत सर और उनके स्टूडेंट्स के बीच जो बॉन्डिंग है ना, वो कमेंट है। मतलब हमारे स्टूडेंट्स को मेरी पढ़ाई की बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, वो कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई शिकायत है उनकी, तो वो कमेंट बॉक्स बताता है। और मेरे मोटिवेशन का सोर्स क्या है ना, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं कि भाई उनको मैं वो चीजें प्रभावी ढंग से दे पा रहा हूं या नहीं। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने इसकी रीडिंग कर दी है, मेरे से जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन बात ये कि इस क्लास की कुछ यूनिक विशेषता है या नहीं, कि मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा। तो प्लीज कर देना कमेंट। अब आते हैं टॉपिक पे। तो हमको पता कि मिड फरवरी में क्या था कि कतर के अमीर थे शेख तमीम बिन की यात्रा हुई। देखो, होता क्या है कि तमाम राजनयिकों की भारत यात्रा होती है और भारत से लोग जाते हैं। ठीक है, चाहे हमारे राष्ट्रपति हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे ठीक है जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, या फिर इसी तरीके से बाकी लोग का भारत आगमन होता है। तो कितनी बार दे देता है कि भैया कंट्री और इधर लगा भारत जो लोग आए थे उनको मैच कराने के लिए। हो सकता हो कि अभी हम लोगों ने लगभग 4 कंट्रीज, श्रीलंका हमने पढ़ लिया। ठीक है, जैसे देखो हमने क्या पढ़ लिया, श्रीलंका के राष्ट्रपति आए थे, अभी हम लोग कतर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी मुझे जो याद आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, सिंगापुर के राष्ट्रपति आए थे। तो हो सकता है इनके आगमन का क्रम भी आपसे पेपर में पूछ दे। तो जब ये क्लास हमारी खत्म होगी तो मैं एक तो इनके आगमन का क्रम नोट करवा दूंगा। ठीक है, बट आपको तैयार भी रखना होगा, मैं नोट करा दूंगा, क्योंकि हमको पता है इस बार इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, तो हम रेडी रहेंगे, हर एक चीज से हम मेंटली रेडी रहेंगे इस बार। ठीक है, हाँ, दिक्कत की बात नहीं है। अब आओ हम लोग देखते हैं। तो एक तो सिंपल क्या मेरे भाई क्वेश्चन बन सकता है, तो सिंपल कुछ नहीं बनेगा कि अमीर शेख तमीम बिन, ये क्या थे, कतर के थे, ये भारत आए थे। तो सिंपल कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन थे, जो कि भारत की यात्रा की, सिंपल क्वेश्चन बनेगा। तो अब आते हैं हम लोग बात, क्या क्या अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया तो दे सकता है। तो हो सकता है स्टेटमेंट नंबर 1 में ये फ्रेमिंग करे कि 17 से 18 फरवरी चुकी आए हैं, और इनको क्या है देखेंगे, 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ठीक है, 17 फरवरी को नहीं, 18 फरवरी को। और गार्ड ऑफ ऑनर देने के पश्चात, यानी राष्ट्रपति भवन में जब वो राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो जाती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से इनसे मुलाकात होती है। क्या लिखा है, जिसके पश्चात हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुद्दों पर मोदी जी से इनकी चर्चा होती है। तो एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनाएगा कि 17 फरवरी को भारत आए, 17 से 18 फरवरी 2 दिवसीय यात्रा पर रहे, और 17 फरवरी को इनकी राष्ट्रपति भवन में क्या हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, मतलब सेम डे। तो ध्यान देना, अब क्वेश्चन ऐसे बहुत गिर के बनाएगा तो यहां से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट डे मतलब 18 फरवरी को दिमाग में रखना कि इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जो डिफरेंस है वो समझा रहा हूं आपको। अब हमको इसके बाद से क्या याद करना होगा, इसके बाद से जो हमको याद करना होगा कि देखो भारत सरकार ने क्या किया है कि कतर के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी स्थापना समझौता किया है। यानी क्या है, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, सिंपली समझे तो बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना के लिए हमने क्या किया, एक एमओयू साइन किया। तो हमने कुछ एमओयू साइन किए हैं। ठीक है भाई, ये आए थे तो हम इनसे क्या करेंगे, कुछ एमओयू साइन करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं कतर। आप लोग को भी ऐसे शॉर्ट नोट्स मेरे भाई बनाने होते हैं, ध्यान देना। अब कतर से हमने क्या एमओयू साइन किया, तो पहली बात जो हमने इनसे एमओयू साइन किया वो किस मतलब किया, बायलैटरल स्ट्रेटेजिक
पार्टनरशिप को लेके, BSP बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके। अब यानी क्या है कि कतर से भैया हमारा बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया, और कतर हमको पता है कि भाई GCC का मेंबर है, GCC में कुल 6 मेंबर्स हमको पता है, और कतर उन 6 मेंबर्स में से एक है। जैसे देखो GCC मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो कतर क्या है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर है। और अब इस GCC से केवल और केवल ओनली बहरीन छोड़ दो, केवल बहरीन छोड़ दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भारत सरकार ने या भारत ने क्या किया, सभी GCC कंट्रीज से, ठीक है, बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौता कर लिया है। तो जैसे ही हमारा कतर के साथ क्या हुआ, बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ, तो अब हमारा क्या है, GCC के सभी मेंबर, ये सभी मेंबर, ब्रैकेट में लिख दो बहरीन को छोड़कर, ठीक है। तो GCC के सभी मेंबर से क्या किया, उसने इस बात का समझौता कर लिया। अब हम समझेंगे यानी भारत ने इस बात का समझौता कर लिया। अब देखेंगे दूसरा हमने क्या समझौता किया, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड बात क्या कह रहा है, सेकंड बात जो हमारा MOU है वो हमारा दोहरे कराधान को लेके था। भाई दोहरा कराधान अगर लगेगा तो जाहिर सी बात है वस्तुएं बहुत महंगी हो जाती है, तो व्यापार के लिए, व्यापार की उन्नति के लिए हमेशा जो डबल टैक्सेशन होता है उसको निगेटिव पॉइंट्स रहता है। तो हमने क्या डिमांड रखा कि भाई जो डबल टैक्सेशन है हम क्यों ना इसको समाप्त कर दे, ठीक है, या इसको संशोधित कर दे, जानना। तो डबल टैक्सेशन से बचाव की बात के लिए, यानी डबल टैक्सेशन के ऊपर हमारा क्या हुआ, डबल टैक्सेशन के ऊपर भी हमने क्या किया कि एक एग्रीमेंट किया। तो सेकंड एग्रीमेंट हमारा क्या हुआ, डबल टैक्सेशन को ले गया। तो यहीं पे आप लिख जाओ ऐसे एरो बना के कि सेकंड हमारा एग्रीमेंट हुआ डबल टैक्सेशन को लेके, डबल टैक्सेशन को लेके, ठीक है। ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स करेंट अफेयर का बनाना होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, इसके बाद से ध्यान देना यहां पे एक बात लिखी गई है कि इन दोनों देशों के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, बेसिकली क्या है कि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। अभी जो बायलैटरल ट्रेड है वो 18 पॉइंट समथिंग अरब डॉलर है, ध्यान देना, यहां देखो 18.77 अरब डॉलर है दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड। अब आपको ये बायलैटरल ट्रेड कितना है ये नहीं याद करना पड़ेगा कितना अरब डॉलर है, बस दिमाग में रखो कि लगभग 19 अरब डॉलर क्या है, बायलैटरल ट्रेड है। और इसमें से जो ट्रेड है इसमें केवल 2 अरब डॉलर का, इन ट्रेड में भारत का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो ओनली लगभग 2 अरब डॉलर या एग्जैक्ट 1.96 अरब डॉलर क्या करता है, भारत एक्सपोर्ट करता है या निर्यात करता है, केवल निर्यात करता है। बाकी जो शेष बचा हिस्सा है जिसकी वैल्यू आएगी 16.8, इतना क्या करता है, इतना अरब डॉलर का भारत कतर के साथ क्या करता है, निर्यात करता है। यानी व्यापार संतुलन अच्छा खासा कतर की तरफ झुका हुआ है, अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन बात आती है कि इस 18.77 जो अरब डॉलर का हमारा बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें 16.8 अरब डॉलर का क्या करते हैं, हम उनसे आयात करते हैं, खरीदारी करते हैं। इसमें मैक्सिमम हम क्या खरीदते हैं, इनसे मैक्सिमम हम लिक्विड नेचुरल गैस LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। तरलीकृत प्राकृतिक गैस का अगर हम लोग देखें भारत के नजरिए से तो सर्वाधिक जो हमारा आयात है, ध्यान देना, सर्वाधिक जो हमारा आयात है, जब हम लोग कहते हैं कि हमको प्रोवाइडर है, आपूर्ति करता है, वो आपका आपूर्ति करता है, ठीक है, LNG का, वो आपका कतर है। वो क्या है, कतर है। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हमारे बीच में यानी मैक्सिमम जो ट्रेड हो रहा है किस चीज का हो रहा है, मैक्सिमम ट्रेड हमारे बीच में LNG का हो रहा है, ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस का हो रहा है। तो भारत सरकार बोली भाई कि हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेड्स को बढ़ाते हैं, हमने ट्रेड्स को बढ़ाते हैं, इससे एक आध कदम आगे चलते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके लिए यहाँ पे हमने एक सहमति बताई, द्विपक्षीय व्यापक, मतलब केवल अब ये LNG पे ना फोकस रहे, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पे हमने बातचीत की कि ठीक है, देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA के ऊपर कि भाई तलाशते कि क्या भविष्य में हम लोग CEPA कर सकते हैं, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी संभावना तलाशने के ऊपर बातचीत चली, हो सकता हो भविष्य में भारत ये एग्रीमेंट कर ले, किसके साथ, कतर के साथ, ठीक है, ध्यान देना। तो CEPA के ऊपर बातचीत हुई। अच्छा, इसमें एक बात और हुई कि भारत सरकार ने बोला कि देखिए हम तो चाहते भाई कि कम से कम हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है, जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, इसको 2 गुना कर दिया जाए। कितना,
2 गुना कर दिया जाए, 2 टाइम कर दिया जाए, कब तक? 2030 तक, 2030 तक इसको 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। कतर के एक बात, जो कतर के अमीर आए थे उन्होंने बात की, ठीक है, ये सहमति, इस बात पे दोनों पक्षों में सहमति बनी कि हम अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बायलैटरल ट्रेड को 2 गुना कर दिया जाए। यानी अभी 18 पॉइंट समथिंग है, उसको लगभग 37 के करीब में कर दिया जाएगा, 37 अरब डॉलर। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर एक सहमति, इसके बाद से एक एफडीआई के ऊपर बनी, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ऊपर क्या सहमति बनती है। तो इसमें कहा जाता है मेरे भाई मेरे बंधु, जो बात, उस बात को बहुत ध्यान से समझो। तो भारत सरकार ने कहा कि देखिए हम अपने यहां क्या कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है, इन्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो पहले एक इंडेक्स आता था, जिस इंडेक्स का नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, याद करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसी टाइप के इंडेक्स को भारत सरकार भी जारी करती है भारत के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो स्टेट और स्टेट के बीच में कंपटीशन को बढ़ाता है। और इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में यूपी सेकंड रैंक था 2023 में। तो हम लोग इसी की कहते हैं कि भारत में, सॉरी यूपी में इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया जो तेज हुई है, क्योंकि भारत ने, सॉरी यूपी ने इन्वेस्टमेंट माहौल को डेवलप किया। तो भारत सरकार भी कहती है हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। आप खुद भी इसको देखे होंगे। तो एफडीआई को लेकर जो बातचीत हुई, तो उसमें कतर ने कहा कि ठीक है, हमारा लक्ष्य ये है कि अभी जो हमारा आपके यहाँ 1.5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, हम इन फ्यूचर इसको 10 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने पे विचार कर रहे हैं। ठीक है, 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का पर विचार कर रहे हैं। यानी इन फ्यूचर भारत में कतर से क्या होगा, एफडीआई भी ज्यादा आएगा, एफडीआई भी ज्यादा आएगा। इतनी सारी बातें हुई हैं। बेसिकली हमारा कुछ कुछ बातचीत और भी सेक्टर में, चाहे वो इकोनॉमिक सहयोग की बात हो, ठीक है, खेलकूद की बात हो, इन्वेस्टमेंट इंडिया, इन्वेस्टमेंट कतर के बीच एक एमओयू हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रीज के बीच में भारतीय उद्योग परिसंघ की बात हो, कतर व्यापारिक संघ की बात हो, इनके बीच में भी एमओयू साइन हुए। कुल 7 एमओयू साइन हुए थे। ठीक है, 3 हमने ऊपर पढ़ा, 4 ये। तो इन बातों पे एमओयूज बेसिकली साइन किए गए। तो कतर से रिलेटेड जितने तथ्य थे हमने सब चीज देख लिया, एक एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से हमने देख और पढ़ लिया। यहां पे हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बताना कि सर पहली टॉपिक मुझको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं सेकेंड टॉपिक। ठीक है, सेकेंड टॉपिक को ध्यान दो। सेकेंड टॉपिक आपका थोड़ा टफ टॉपिक है, इसके लिए बहुत धैर्य से सुनना। ठीक है, इसकी ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान, कोई बात नहीं है, मैं इसको समझा देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो भारत क्या कर रहा है, भारत सरकार का उद्देश्य या भारत का उद्देश्य है कि हम एआई सेक्टर में क्या बने, आत्मनिर्भर बने। अभी हम क्या है, अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम विभिन्न एरियाज पे, चाहे हमारे एआई रोबोटिक्स देखो, ठीक है, या हमारे जो बेसिकली कुछ भी चैट जीपीटी वगैरह वगैरह, डीप सीक, तो हम किसी ना तो किसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस मुद्दे पे बेसिकली एआई के आत्मनिर्भरता के ऊपर राज्यसभा में एक अच्छा डिबेट भी हुआ। इसमें राघव चड्ढा बोलते भी हैं कि भारत ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर भारत केवल उपयोगकर्ता के तौर पे डेवलप हो जाए। तो हमको क्या करना है, हमको निर्माण भी करना है, हम सर्विस प्रोवाइडर बने, ना कि केवल और केवल सर्विस रिसीवर बन जाए। तो भारत को एआई सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एआई इंडिया मिशन के तहत अभी अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि हमको बताया कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ठीक है, आईटी मंत्री हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई हम 3 पहलों इन्होंने पहल लॉन्च की। उसमें से एक पहल का नाम है ठीक है, एआई कोश, जो कि एक डेटा सेट प्लेटफॉर्म है, एआई कंप्यूटर पोर्टल और एआई फाउंडेशन एआई मॉडल। इन्होंने इस 3 चीजों को लॉन्च किया, इन 3 चीजों को लॉन्च किया। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन को डायरेक्टली बन के आ सकता है कि एआई सेक्टर में, एआई क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एआई इंडिया मिशन के तहत निम्नलिखित में से किसको लॉन्च किया गया। ठीक है, मार्च माह में निम्नलिखित में से किस पहल को लॉन्च किया गया। तो एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्टली आ गया तो क्या हो जाएगा, एआई कोशा। एआई कोशा क्या है, तो एक डेटा सेट प्लेटफॉर्म है, एआई कंप्यूटर पोर्टल सेकंड, और फाउंडेशन एआई मॉडल 3। अब मैं इन चीजों को समझाता हूं आपको। देखो यहां पे आप देखोगे तो यहां से आपका एआई कोश समझाया गया है इस 3 पॉइंट में। तो पहले मैं आपको एआई कोश आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं स्क्रीन की तरफ ना जाके। ठीक है, ध्यान देना। तो देखो एआई कोर्स को समझो। तो एआई कोर्स के बारे में बताया कि एक डेटा सेट प्लेटफॉर्म है। एआई कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एआई मॉडल बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला क्या बनेगा, डाटा मिलेगा। जहां एआई मॉडल, किसी भी एआई मॉडल के डेवलप करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला जो डाटा, यानी बेसिकली हाई क्वालिटी की जिन डाटास की जरूरत पड़ेगी वो यहां मौजूद रहेगी। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड ऑथेंटिक डाटा यहां पे क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्या है, इसे कह रहा है ये डेटा सेट प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड
ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी एक विशेषता क्या है या इसके हम लोग फायदे समझने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर इस और इसमें इस पॉइंट्स को लिखा गया है, आप ध्यान से समझना बात को। अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स को देखें, इसके फायदे को देखें, तो पहला फायदा क्या है कि यहां पे स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही सर्टिफाइड या ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, ठीक है। तो यानी यहां पे कोई दिक्कत नहीं की। दूसरा इसका जो फायदा है, यहां पे आप देखो ना, ये इस पॉइंट पे यहां पे जहां गोला कर रहा हूं यहां लिखा है कि जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, वो क्या आएंगे, तो रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स या जो कंपनीज हैं वो भारत केंद्रित एआई बना सकती है, यानी इंडिया सेंट्रिक एआई का निर्माण कर सकती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका एक अगला फायदा क्या है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट फायदा है, देखो ये यहां पे लिखा गया है इस वाले पॉइंट पे, यहां पे कि मैंने बोला क्या कि ये क्या है, ये स्टार्ट में डेटा सेट प्लेटफॉर्म है, तो ये क्या करता है, हाई क्वालिटी का गैर व्यक्तिगत डेटा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है। गैर व्यक्तिगत डेटा मतलब होता है नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है, हाई क्वालिटी नॉन पर्सनल डेटा तक पहुंच को सुनिश्चित करता है। तो एआई कोर्स का संबंध आपको किससे हो गया, एआई कोर्स बेसिकली हम लोग सिंपली समझे तो यही मुझे लगता है कि आपको आ जाएगा कि ये नॉन पर्सनल डेटा तक आपका पहुंच सुनिश्चित करता है। नॉन पर्सनल डेटा तक आपका पहुंच सुनिश्चित करता है, ठीक है। और ये सारी बात हमने समझ ली। ये क्या है, तो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एआई मॉडल बनाने के लिए आपको हाई क्वालिटी के जो डाटा चाहिए वो आपको मिलेगा। तो ये क्या है, एक डेटा सेट प्लेटफॉर्म है। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो हमको समझना होगा वो हमारा है एआई कंप्यूटर पोर्टल। हम लोग इसको देखेंगे, एआई कंप्यूटर पोर्टल क्या है, ठीक है। तो एआई कंप्यूटर पोर्टल जो दूसरा टॉपिक है वो आपको पेज नंबर 33 में आने वाले 2-3 पॉइंट्स में बताया गया। तो यहां पे मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है, ठीक, ये आप समझो। ये क्या, इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल, इसको समझेंगे। तो इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल के बेसिकली अगर हम लोग क्या है समझे, तो कह रहा है कि यह डिजिटल पोर्टल है जो 18,000 यानी 18,000 से अधिक जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयू का देखिए यहां पे फुल फॉर्म लिखा है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है, ध्यान देना। तो इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल क्या है, तो यह एक ऐसा पोर्टल है जो 18,000 से अधिक यानी 18,000 प्लस 18,000 से अधिक जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज और एआई टूल्स और विभिन्न एआई टूल्स तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। ये क्या करेगा, 18,000 से अधिक जीपीयूज, क्लाउड स्टोरेज और एआई टूल्स तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। किनके लिए ये सुविधा, वो किनको प्रोवाइड कराएगा, तो कह रहा है इन पोर्टल से जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो रिसर्चर्स हैं और जो शैक्षणिक संस्थान है, इसके साथ जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इन सभी को इससे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इन सभी को और इन सभी के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है, यानी जो इसके बेनिफिशियरीज होने वाले हैं वो ये लोग होने वाले हैं। तो यानी क्या कर रहा है भारत को, अब देखो धीरे धीरे एआई के सेक्टर में क्या कर रहा है कि रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है ताकि भारत एआई सेक्टर में क्या करे, आत्मनिर्भर बन जाए। आगे देखो, आगे की फायदे की बात सुन लो। तो क्या रहा है यहां पे, आगे देखेंगे, ठीक है। यहां पे इस पॉइंट को कहां पे लिखा गया है, यहां के मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है। देखो इसके फायदे यहां पे लिखा गया है, देखो यहां पे येलो कलर से हाईलाइट भी है, कह रहा है कि यह एआई मॉडल, ठीक है, यानी इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल की बात कर रहा है कि इंडिया एआई कंप्यूटर मॉडल जो है या कंप्यूटर पोर्टल जो है, यह एआई मॉडल के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग संसाधन प्रदान करता है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटरिंग जो रिसोर्स है वो प्रदान करता है। तो ये इसके क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो यहाँ पे हमने बेनिफिशियरीज ऑब्जेक्टिव समझे, इसका काम क्या है, तो 18,000 से ज्यादा जीपीयू, क्लाउड स्टोरेज और एआई टूल्स तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक बात लिखी गई है, वो यहाँ पे देखो फाउंडेशन मॉडल, ठीक है, यहाँ पे हमने तीसरा जो हमको पढ़ा था फाउंडेशन एआई मॉडल लॉन्च किया गया। तो फाउंडेशन एआई मॉडल को समझते हैं। देखो फाउंडेशन एआई मॉडल आपका यहाँ पे लिखा गया है, इस चीज को समझते हैं। तो देखो फाउंडेशन एआई मॉडल क्या है, इस बात को समझोगे तो समझो बेसिकली जैसे आज आप चैट जीपीटी देख रहे हो ना, गूगल जेमिनी, मेटा, ठीक है, या लियामा, ये जो है ये क्या है कि फाउंडेशन मॉडल के, एआई फाउंडेशन मॉडल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जो चैट जीपीटी है, जो गूगल जेमिनी है, मेटा है या फिर लियामा है, वो क्या है, वो फाउंडेशन एआई मॉडल का एग्जांपल है। तो चैट जीपीटी का फॉर एग्जांपल अपने दिमाग में रखो। तो क्या कर रहा है कि यह एक ऐसा बड़ा एआई मॉडल होता है,
ठीक है, आजकल क्या कहा जाता है, चैट जीपीटी सब प्रॉब्लम की सोल्यूशन बन सकती है, हालांकि अभी चैट जीपीटी में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह एक ऐसा एआई बड़ा मॉडल है जो सारा डाटा सीख कर जो सारा डेटा सीखकर कई काम कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है बेसिकली कि एक ऐसा फाउंडेशन मॉडल है जो एक बड़ा एआई मॉडल है जिसे विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, अर्थात वो बहुत विशाल डेटा जानता है। भाई एक विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, इसकी मीनिंग है कि वो एक बहुत बड़े डाटा को जानता है। ठीक है, जो विभिन्न एआई कार्यों को करने में सक्षम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। तो भारत भी क्या कर रहा है कि चैट जीपीटी की तरह अब खुद का फाउंडेशन मॉडल डेवलप करने पे काम कर रहा है। तो कह रहा है कि इसके लिए भारत का लक्ष्य क्या है कि खुद का फाउंडेशन एआई मॉडल डेवलप करेंगे। ठीक है, और इसके लिए वो क्या कर रहा है कि कई लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, चाहे वो शोध रिसर्चर्स हो, शिक्षाविद हो, स्टार्टअप्स हो, इनके साथ मिलकर इस पे काम कर रहा है। ठीक है, ताकि एक ऐसा सुलभ एआई फाउंडेशन मॉडल को डेवलप किया जा सके। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बारे में कह रहा है इस चीज के लिए 67 प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं। 67 आवेदन इसको ऑलरेडी आ भी चुके हैं। कह रहा आपको ये 67 दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, इसके बारे में, इस फाउंडेशन एआई के बारे में यहां पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा है। कह रहा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी के अनुसार अगले 3 to 4 ईयर में, आने वाले 3 से 4 सालों में भारत अपना स्वयं का जीपीयू विकसित करेगा। ठीक है, भारत अपना स्वयं का जीपीयू क्या करेगा, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप कर लेगा, और जिसका उपयोग 100 रुपए प्रति घंटे से भी कम होगा, जिसका उपयोग 100 रुपए प्रति घंटे से कम कीमत पर किया जा सकेगा, जिससे यह दुनिया की सबसे किफायती एआई कंप्यूटरिंग सेवा में से एक बन जाएगा। तो मोस्ट अफोर्डेबल एआई कंप्यूटरिंग सर्विसेज बन जाएगा। कितना? 100 रुपए पर घंटे इसकी सर्विसेज हो जाएगी, 100 रुपए पर आवर इसकी सर्विस हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात समझो, आपके सर पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहली बात तो आपने समझ लिया कि एआई कोश क्या है। तो एआई कोश हमने देखा बेसिकली एक डेटाबेस प्रोग्राम है। ये इस बहुत इजी तरीके से हाई क्वालिटी नॉन पर्सनल डेटा तक अचीव करना हो, ठीक है, या कोई एआई मॉडल डेवलप करना है, उसके लिए डेटा की आवश्यकता, तो ये आपको पर्याप्त ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एआई कंप्यूटर पोर्टल के बारे में देखा कि भाई इसकी पावर क्या है। तो 18,000 से अधिक जीपीयू, यहां पे देखो 18,000 से अधिक जीपीयू हो, क्लाउड स्टोरेज हो, विभिन्न एआई सर्विसेज हो, इन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। ये इसकी खूबी हो गई। फाउंडेशन एआई मॉडल आज के चैट जीपीटी से भारत खुद का इसको डेवलप करना चाह रहा है, जिसकी सर्विसेज क्या होंगी, बहुत किफायती होंगी। 100 रुपीज पर आवर इसकी सर्विसेज होगी। ठीक है, तो ये सारी इसमें बातें होंगी। यानी इनडायरेक्टली अगर हम लोग इसको सारांश देखें, इसका कंक्लूड पॉइंट निकालें, तो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि बेसिकली भारत अब क्या कर रहा है, एआई सेक्टर में खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहा है और खुद का एआई बेस तैयार करना चाह रहा है। ठीक है, और इसके लिए एआई कोश, एआई कंप्यूटर पोर्टल, फाउंडेशन एआई मॉडल को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब बताओ कि सर यहां तक समझ में आ कि नहीं आया। देखो भाई ये टॉपिक बड़ा टफ था, ये वाला टॉपिक टफ था, मैं इसका लाइन बाय लाइन पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन एक एक चीज सिंपली समझाने की कोशिश किया हूं ताकि समझ में आ जाए। किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज ये वाला पार्ट एक बार दोबारा देखना। ठीक है, और एक बार खुद से रीड करना, पहले खुद से रीड करना। अगर लगे नहीं सर से ज्यादा अच्छा समझ में आ गया तो ठीक अपना वाला करना, बट अगर लगे कि नहीं समझ में आया नहीं और सर वाला समझ में आ रहा है तो थोड़ा और क्लैरिटी आपको लगे चाहिए, तो थोड़ा समय देना, एक बार और क्लास देख लेना, मतलब यही 10 मिनट, तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट मैं उम्मीद करूंगा कि मैं समझाने में सफल रहा हूं। नहीं सफल रहा हूं तो आप मैसेज करना कि सर मुझे एआई वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, फिर मैं इसी चीज को रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वैसे आप सबको समझ में आएगा, आ गया होगा। ठीक है, आते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रीय जलमार्गों से कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए इस योजना को शुरू किया गया, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो हम बेसिकली इस योजना को समझेंगे और देखते हैं भैया ये योजना क्या है। ठीक है, चलिए ठीक याद रखते हैं। तो हमने क्या देखना है, हमको देखना है जलवाहक योजना के बारे में, जलवाहक योजना। इसी तरीके से नोट बना रहेगा तो अपना बनाना। ठीक है, जलवाहक योजना ये लगभग लास्ट दिसंबर में आती है या मिड दिसंबर में आती है, हम लोग जो भी कह लें। ठीक है, दिमाग रखना। अच्छा, ये किन किन वाटरवेज के लिए आई है? तो नेशनल वाटरवेज 1 के लिए आई है,
नेशनल वाटरवेज 2 के लिए आई है और आपका एक नेशनल वाटरवेज 16 है इसके लिए आई है। तो जिन 3 वाटरवेज के लिए आई है, जो 3 नेशनल वाटरवेज के लिए आई है, उसमें एक आपका है नेशनल वाटरवे 1 के लिए है, दूसरा आपका नेशनल वाटरवे 2 के लिए है और तीसरा आपका नेशनल वाटरवे 16 के लिए। पहली बात तो डायरेक्टली मुझे लगता है यहीं से क्वेश्चन बना देगा, 1 2 3 लोग मारेंगे, ठीक है, लेकिन क्या है 1 2 16। अब पेपर में आपकी एक चीज क्लियर कर रहा है कि 1 क्या है, आपको गंगा नदी पे देखने को मिलती है नेशनल वाटरवेज, सेकेंड वाटरवे जो आपका है नेशनल वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे देखने को मिलती है और तीसरा बराक नदी पे देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पे एक होमवर्क दूंगा मेरे प्यारे भाई, होमवर्क मेरा जरूर करना, क्योंकि जब मैं इसको नोट्स तैयार करता हूं तो मेरा उतना दिमाग काम नहीं करता है ठीक है, तो मैं सोचता हूं मेरे भाइयों को मैं होमवर्क दे दूंगा तो उनका काम भी अच्छा हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूं ना कि मेरे क्लास के बाद, मास्टर क्लास के बाद आपको कुछ होमवर्क मिलता है, वो करता है, उसमें अब लिखो, आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज ध्यान देना है। अब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा अभी आपको क्या करना है। गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी, गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी देखना है। आपको गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी में क्या देखना है, समझो बात को, मेरी बात। आप इनिशियली देखो गंगा नदी के बारे में, भाई उद्गम कहां से हुआ, ठीक है, कौन सी इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है, कौन इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ते तो ऑलरेडी यमुना रिवर आ जाती है, तो हमको यमुना की भी ट्रिब्यूटरी देखनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, यमुना की भी ट्रिब्यूटरी देखनी चाहिए, तो ये काम कर लो आप लोग। इसके बाद से आपको सेम काम करना है ब्रह्मपुत्रा पे। अच्छा, गंगा रिवर पे आपको हमको बताया पंचप्रयाग स्थित है, तो उन पंचप्रयाग को भी, क्योंकि गंगा नदी हम निकलती तो गंगा के नाम से तो नहीं जानते हम लोग, ठीक है, तो यहीं पे पंचप्रयाग स्थित है। तो यहीं पे जितना चीज मेरे दिमाग में आ रहा है मेरे भाई, मैं सब बता रहा हूं, ध्यान देना। तो हमको यहीं पे पंचप्रयाग तैयार करना है, ठीक है, जैसे देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, इस तरीके से हम पंचप्रयाग पढ़ते हैं ना, तो हमको पंचप्रयाग तैयार करना है, ठीक है, विष्णु प्रयाग, तो इस तरीके से पंचप्रयाग तैयार करो। तो पंचप्रयाग तैयार कर लिए। अब यहीं पे आपको यमुना ट्रिब्यूटरी होगी। अब इसके बाद से आती है बारी ब्रह्मपुत्रा ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा ट्रिब्यूटरी। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर निकल कहां से रही है, ठीक है, उसके बाद से भारत में कहां से प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है तो विभिन्न एरियाज में इसको किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में इसकी मर्ज कहां से होती है, मतलब मर्ज कहां पे होती है, किस रिवर से, ठीक है, ये सारी चीजें मुझे जाननी चाहिए। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर को भी मतलब आपको दिमाग रखना है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्रा वैसे भी गांगेय डॉल्फिन की वजह से न्यूज में है, तो हमको ब्रह्मपुत्र भी रखना है। और अभी मेरे भाई सिंधु रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर विवाद हुआ है, ठीक है, हमने क्या किया है, सिंधु रिवर समझौते को रद्द किया है। तो हमारा सिंधु रिवर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो मुझे इन 3 चीज की आपके पास नोट दिखनी चाहिए, और बहुत अच्छा कोई होगा जो अच्छे से सीरियसली आरओ की तैयारी कर रहा होगा। तो आप जिस भी ग्रुप में होगे, ग्रुप ओपन हो तो प्लीज इसके नोट्स को शेयर करना, नहीं तो फैमिली ग्रुप में आप शेयर करना इसके नोट्स को, ठीक है, ताकि अन्य बच्चों का भी लाभ हो जाए और हमको भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स काम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज पे आपको काम करना है। अब आते हैं, हमने ये चीज तो करंट अफेयर से देखी। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे नीचे देखो। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, जो ये जलवाहक योजना लॉन्च किया गया है, तो इस जलवाहक योजना का एम कहां पे है, इसका उद्देश्य कहां पे है। तो सिंपल सी बात है, नाम में क्या है, राष्ट्रीय जल मार्गों से कार्गो परिवहन के लिए। एक तो क्लियर लिख दिया है कि इसका एम क्या है, पहला तो कार्गो परिवहन यानी कार्गो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक उद्देश्य क्या है इसका, कार्गो ट्रांसपोर्ट, एक उद्देश्य हो गया कार्गो ट्रांसपोर्ट। और भैया दूसरा उद्देश्य क्या हो गया कि भाई कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए हम अपना नेशनल वाटरवेज यूज कर रहे हैं, तो नेशनल वाटरवेज गवर्नमेंट क्यों डेवलप करेगी जब उसका यूज ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यूटिलाइजेशन को बढ़ावा मिल गया। एक बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो एक क्या है कि यूटिलाइजेशन बढ़ावा मिल गया, यानी यूटिलाइज हो गया हमारा क्या, नेशनल वाटरवेज। तो ये भी एक लाभ है, ठीक है, ये भी क्या इसका एक लाभ है, ठीक है। अच्छा, हमको नेशनल वाटरवेज का विस्तार पे भी क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, तो आप वो भी दिमाग में रख सकते हो, वो भी दिमाग में रख सकते हो। अब आते हैं हम, ठीक है, अब ये देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि सेवा संचालन कौन कर रहा है, ठीक है, सेवा संचालन कौन कर रहा है। तो ये सेवा संचालन करने का काम है अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग लिमिटेड का, अंतर्देशीय तटीय शिपिंग लिमिटेड, ठीक है, इनलैंड एंड
कोस्ट शिपिंग लिमिटेड, ठीक है ध्यान देना, इनलैंड एंड कोस्ट शिपिंग लिमिटेड के द्वारा क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है जो कि IWAI की क्या है, एक सहायक कंपनी है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो IWAI है, ये इसकी एक सहायक कंपनी है, ठीक है, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। बेसिकली जो आपको समझ जाओ कि जो सेवा प्रोवाइडर है वो कौन है, तो सर्विस प्रोवाइडर, अगर मैं बोलूं, या प्रोवाइडर क्या, सर्विस ऑपरेशन कौन कर रहा है, ऐसे मैं यहां पे लिखूं, यहां लिख देता हूं, सेवा संचालन इसको हम लोग बोलते हैं कि सर्विस ऑपरेशन, सेवा संचालन कौन कर रहा है, तो वो आपकी कर रही है अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग लिमिटेड, इनलैंड एंड कोस्ट शिपिंग लिमिटेड के द्वारा। कौन कर रही है, इनलैंड एंड कोस्ट शिपिंग लिमिटेड कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेवा संचालन हो गया, जिसके बारे में हम लोग समझ गए, सेवा संचालन हो गया जिसके बारे में हम लोग समझ गए। और इसके बारे में बोल रहा है कि ये IWAI, ये जो कंपनी है ऊपर जो लिखी है, ये IWAI की क्या है, IWAI की ये एक सहायक कंपनी है, ठीक है, और जो दूसरी यहां पे कंपनी लिखी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। अब यहां पे देखोगे, यहां पे कुछ फैक्ट्स लिखे गए जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। कह रहा है कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड होना है, कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड होना है, तो कह रहा है कि नेशनल वाटर वे 1 पे कोलकाता से पटना खंड के लिए जो पारगम्य समय वो कितना है, केवल 7 दिन देना। तो यानी कोलकाता पारगम्य समय का मैं एक चार्ट बना देता हूं, तो कोलकाता ऐसे आप बना देना कि कोलकाता टू पटना, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना नेशनल वाटरवे 1, और कितनी अवधि है, तो अवधि आपको बोला है 7 डे, तो यहां पर लिख देना 7 डे, ऐसा चार्ट आपको बनाना होगा, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है कि ठीक है, पटना से वाराणसी के लिए कह रहा है 5 दिन नेशनल वाटरवे 1 पे, तो यहां पे आपका क्या हो गया, यहीं पे लिख देना आप पटना, डैश मारना पटना की वाराणसी, ब्रैकेट में नेशनल वाटरवे, एरो लगा के लिख देना 5 डे, ऐसा चार्ट बना लो आप लोग, ठीक है। कोलकाता से वाराणसी के लिए इसी तरीके से 14 दिन लगेगा, यानी नेशनल वाटरवे के को क्या किया गया है, 3 खंड में डिवाइड किया गया है, एक कोलकाता से पटना, एक पटना से वाराणसी, और एक कोलकाता से वाराणसी, ठीक है। तो कोलकाता से पटना 7 दिन में, पटना से वाराणसी 5 दिन में, और कोलकाता से वाराणसी 14 दिन में। तो ये यहां पे आप जो चर्चा कीजिए, फॉर्मेट यही आपको चार्ट का बनाना है, मैं अकबर आपको तो फॉर्मेट आपका यहां बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि चांस है कि मेरे भाई टफ क्वेश्चन बनाए। देखो अभी हमारा क्या है, जितने टफ क्वेश्चन बनने की संभावना, वो देखो हमको कैसा एक इसके यहां पे ऐसे हेडिंग डाल देना, ट्रांजिट ड्यूरेशन, भाई कार्गो के ट्रांजिट का क्या ड्यूरेशन रखा गया, अनुमानित ड्यूरेशन क्या है। तो हमको क्या लिखना है, जैसे नेशनल वाटरवे 1 का 3 खंड बनाया गया है, तो जैसे एक खंड क्या है, ऐसे आप लोग डिटेल में लिखना या शॉर्ट में भी लिखो, कोई बात नहीं। तो कोलकाता टू पटना नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी हुई, तो इसकी ड्यूरेशन है 7 डे, ऐसे आप एक चार्ट बनाओ। इसी तरीके से क्या है, पटना टू वाराणसी, ये क्या है, नेशनल वाटरवे 1, इसकी ट्रांजिट ड्यूरेशन कितना है, तो 5 डेज है, ट्रांजिट ड्यूरेशन कितना है, 5 डे है। इसी तरीके से कोलकाता टू वाराणसी नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, इसका ट्रांजिट ड्यूरेशन डे कितना है, 14 डे। इस तरीके से आपको क्या करना है, चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आगे आपको आगे नेशनल वाटरवे 2, तो नेशनल वाटरवे 2 में भी क्या लिखा गया है, देखो क्या लिखा है, कह रहा है नेशनल वाटरवे 2 में कि कोलकाता से पांडु के लिए, यहां पे क्या लिखा गया है, ठीक है, यहां पे देखो कोलकाता से पांडु, कह रहा है कि नेशनल वाटरवे 2 पे कोलकाता से पांडु के लिए वाया किस रास्ते, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से कोलकाता से पांडु तक का जो ट्रांजिट ड्यूरेशन है वो क्या है, 18 डे है। कितना है, 18 डे। तो कोलकाता से पांडु के लिए नेशनल वाटरवे 2 पे स्थित है, IBPR अर्थात इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से ये जाएगा, ठीक है, IBPR के माध्यम से। और कितना ड्यूरेशन लगेगा, तो इसमें लगेगा 18 डेज, इसका ट्रांजिट ड्यूरेशन कितना है, 18 डेज। तो इस तरीके से यहीं पे चार्ट बना लेना, यहीं आप नेक्स्ट नीचे ऐड करना कोलकाता टू पांडु ब्रैकेट में नेशनल वाटरवे 2 कॉमा देके लिख देना IBPR यानी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना। आपको समझेगा कि इससे होके जाएगी, ठीक है, 18 डेज, ऐसा एक चार्ट बना लो। अब इसके बाद से देखो 18 डेज यहां पे लिखा गया, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, देखो यहां पे 18 डेज लिख रहा है। फिर कह रहा है पांडु से कोलकाता के लिए
15 डेज। तो ये ट्रांजिट ड्यूरेशन के नाम लिखा है, तो ट्रांजिट ड्यूरेशन के ऊपर, ट्रांजिट, ठीक है, ड्यूरेशन के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ड्यूरेशन के ऊपर, ठीक है, जिसको दिमाग में रखना है। अब इस तरीके से चार्ट शायद ही कोई बनवाया हो, लेकिन आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो आगे की बात समझो, कह रहा है कि 15 दिसंबर 2024 को जलवाहक योजना के उद्घाटन के समय, जब जलवाहक योजना का उद्घाटन हो रहा था, तो जो आपके जो केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी मंत्री हैं सर्वदानंद सोनोवाल जी, इन्होंने 3 जहाजों का अवतरण किया है। 3 जहाजों को क्या है, बेसिकली हरी झंडी दिखाई है। तो उन 3 जहाजों का नाम क्या है, MV त्रिशूल, MV AAI और MV होमी भामा को कोलकाता की GR जेट्टी से हरी झंडी दिखाकर कार्गो के साथ रवाना किया गया। तो ये इसका ट्रायल हो गया। तो 3 ऐसी जहाजें हैं, उन 3 जहाज का नाम क्या है, MV त्रिशूल, MV AAI और MV होमी भाभा। इन 3 जहाजों को कोलकाता से की जेट्टी से हरी झंडी दिखा के इस कार्गो शिप को रवाना किया गया। अब इसमें याद क्या करना है, तो पहला हमको याद करना है कि 3 वाटरवेज है और जिन शुभारंभ के अवसर पर जिन 3 जहाजों को हरी झंडी दिखाई गई, जहाज से दिखाई गई, एक तो ये याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है, जो 3 वाटरवेज है और जो 3 जहाजों को हरी झंडी दिखाई गई। और इसमें अगला क्या इंपॉर्टेंट था, अगला इंपॉर्टेंट बस इसमें इसका ट्रांजिट ड्यूरेशन है, ठीक है, जिसको चार्ट बना के तैयार करोगे तो इजिली तैयार हो जाएगा। हमारा 36 मिनट की क्लासेस खत्म हो गई। अब बताओ ये 36 मिनट की क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये कमेंट करो आपको। अब इसके बाद से हमको पता है भाई इस बार अरविंद भैया हट गए, AK-47, उनका एक बार 47 सीट आई थी तो नाम उनका रखा गया था AK-47 और बीच में उन्होंने 67 सीट लेके आई, ठीक है, तो यानी AK-67, इतनी प्रचंड बहुमत वाली गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या हुआ कि फलतः अभी जब रिसेंट इलेक्शन हुआ तो वहां से हार गई, ठीक है। अब समझो आज तो चेंजिंग क्या होता है। अभी रेखा गुप्ता जी, ठीक है, रेखा गुप्ता जी आप इनके वीडियोस कई सारे देखेंगे, काफी कड़े डिसीजन लेने के लिए, समझाने के लिए, सबसे बड़ी बात ना कि पब्लिक को समझाने को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव है। मतलब मैंने देखा, आपने भी शायद एक वीडियो देखा होगा कि एक पर्सनालिटी है वो जाम में, उनकी वजह से जाम लग जाता है। मतलब वो क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी रोकते हैं और आवारा जो पशु थे, ठीक है, उनको भोजन खिला देते हैं या जो भी उनके यहाँ बचा रहता है। तो उससे क्या कि थोड़ा ट्रैफिक लग जाता है, तो समझाते हैं कि हमको देना है बट गाड़ी को किनारे उनारे खड़ा करके, भाई ऐसे बीच रास्ते में कहीं खड़ा करके नहीं, ठीक है। तो कहने मतलब कि ठीक है, एक गुड न्यूज है कि दिल्ली को फिर से एक लेडीज CM मिलती है, ठीक है, और एक मतलब एक जेन्युइन CM है, ठीक है। अब समझो बात को, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भैया ये शालीमार बाग से, सबसे बड़ी बात आजकल बीजेपी में पहली बार विधायक बन रहा है, उसके मुख्यमंत्री बनने की चांस है। मतलब अगर मैं पहली बार बन जाऊं, ठीक है, लेकिन चांस नहीं है, ठीक है, आते बाद। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है भाई कि पहली बार CM बनी और शालीमार बाग से, कहां से, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन जाओ आप लोग, ठीक है, मैं गया हूं, यहां से वो बनती है विधायक और बन जाती है विधायक दल का नेता और भैया मुख्यमंत्री पा जाती है। अच्छा, पहली, अब आता बात क्या सर पहली मुख्यमंत्री है, तो आंसर है नहीं। यहां पे क्या लिखा है, दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री है। इनके पहले कौन था, तो अभी इनके पहले, जस्ट पहले एक महिला मुख्यमंत्री थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अतिशी, ठीक है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अतिशी मारलेना शायद नाम था, ठीक है, ठीक है। तो अतिशी मारलेना, जहां तक मैं समझ रहा हूं इनका पूरा नाम था, तो अतिशी थी। अतिशी के पहले हमको पता शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जिसको हटा के अरविंद केजरीवाल जी है। शीला दीक्षित जी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, चांदनी चौक से लड़ा करती थी और चांदनी चौक से हमेशा केजरीवाल जी लड़ते थे और जीतते थे। तो शीला दीक्षित जी को हरा के वो बने, ठीक है, और इस पर केजरीवाल जी हार गए हैं वहां से, ठीक है। केजरीवाल जी को मुझे उस पर्सनालिटी का नाम में कोई प्रवेश वर्मा शायद, ठीक है, और चांस थे कि पेपर में कुछ मुझे, उन्होंने हरा के बेसिकली केजरीवाल जी को हराया, ठीक है। और शीला दीक्षित जी के पहले सुषमा स्वराज थे। अच्छा, दिल्ली में एक चीज क्या देखने को मिलेगी, महिला मुख्यमंत्री से ही गद्दी छीनी है। सुषमा स्वराज जी से छीनी, शीला दीक्षित जी के पास गई। शीला दीक्षित जी की जब सरकार, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट जब पलटी, तो शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। फिर आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी जाने वाली थी तो अतिशी जी को दी थी, तो अतिशी जी मुख्यमंत्री थी, हालांकि अपनी सीट बचा लेती हैं, बट ये भी हार गई, ठीक है। तो 4थी महिला मुख्यमंत्री है। अभी जो इसके पहले समझाया उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो शालीमार बाग से ये विधायक है, ये आ सकता है, 4थी महिला मुख्यमंत्री है, ये पेपर में आ सकता है,
ठीक है। हाँ, इनकी कुछ पृष्ठभूमि आ सकती है कि एबीवीपी की, जो कि हमको पता है आरएसएस की एक स्टूडेंट विंग है, एबीवीपी की ये सदस्य रही है और 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये अध्यक्ष भी रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की ये अध्यक्ष भी रही हैं। ठीक है, तो यानी लंबे समय से राजनीति में एक्टिव है। अब आ सकता है कि बिगेस्ट एंड लोवेस्ट मार्जिन, यानी चुनाव किसने बिगेस्ट मार्जिन से जीता और किसने लोवेस्ट मार्जिन से। तो अली मोहम्मद इकबाल नामक एक पर्सनालिटी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे। ठीक है, कहां से? मटिया महल से, मटिया महल से। और ये मटिया महल चांद से ना आए, बट अली मोहम्मद इकबाल हाईएस्ट बिगेस्ट मार्जिन से जीते हैं, अराउंड 42,000 वोट से, और या हम लोग कह सकते हैं 43,000 कह सकते हैं। 42,774 वोट से इन्होंने विक्ट्री पाई है, लगभग 43,000 वोटों से। कौन? अली मोहम्मद इकबाल। तो इकबाल ने सर्वाधिक, एक वोट से नहीं, सर्वाधिक वोट से जीते हैं। और एक पर्सनालिटी है भाजपा के, उस पर्सनालिटी का नाम है रविकांत जी। तो ये क्या है? ठीक है, ये बेसिकली त्रिलोकपुरी से जीते हैं, महज 392 वोट से ये जीते हैं। तो लोवेस्ट मार्जिन किसका है? रविकांत जी का। और हाईएस्ट मार्जिन किसका है? अली मोहम्मद इकबाल का। ओके, अच्छा, टोटल सीट कितनी है दिल्ली में? तो 70 है, कुल 70 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? कुल 70 सीटें हैं। और इन 70 सीटों में 48 सीट कौन विक्ट्री किया है? बीजेपी ने। 22 सीटें किसने विक्ट्री किया है? तो अरविंद केजरीवाल की आम पार्टी ने। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो लगभग 60% की मतदान रही। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें कितना क्या क्या याद करें? अब बात ये है, ये बताओ। तो आप एक तो ये याद करो कि टोटल सीट 70 थी और 48 और 22 का रेशियो बना है। ठीक है, उसके बाद से आप याद करो, ठीक है, कि सीएम कौन बना? तो सीएम बनी है रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की चौथी महिला सीएम है। इतना चीज बस याद करो और कुछ नहीं याद करो। ठीक है, हाँ, कितनी वोट से रेखा गुप्ता जीती हैं? ये भी आ सकता है, लगभग 30,000 वोट से, 29,595 मतों के अंतर से इन्होंने विजय प्राप्त किया। ठीक है, 29,595। अब आता है आपका अभी क्या हुआ है, बेसिकली पक्षी गणना हुआ है। ठीक है, तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है। तो अभी क्या हुआ है, एक पक्षी गणना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रम माना जाता है। उसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंक्लूजन क्या निकला है, इसका कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। और मैं गारंटी देता हूं ना कि जो हेडिंग पढ़ के जाएगा वो गलत करके आएगा, क्योंकि हेडिंग से तो क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन बनाना होगा आयोग को, तो केवल ये पूछ देगी कि हाल ही में आयोजित ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अकॉर्डिंग बंगाल भारत का, मतलब वो कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे अग्रणी राज्य यानी सर्वाधिक पक्षी विविधता वाला राज्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो आप सही कर लोगे, बट इतना आसानी से नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन तो मुझे लगता है और देना भी नहीं चाहिए। फिर कंपटीशन कहा रहा क्या सबका सही हो जाएगा, मेरा पढ़ाने का क्या मतलब? तब तो हेडिंग याद करके चले जाएंगे, अगली साल से निशान सर की क्लास नहीं चलेगी, और ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ठीक, मैं चाहूंगा पेपर थोड़ा टफ है ताकि मेरी इंपॉर्टेंस बनी रहे। ठीक है, आते हैं बात भाई, आते हैं। देखो पहले कंक्लूजन समझो। कंक्लूजन, ये रिपोर्ट क्या कहती है? GBBC ग्रेट बैकयार्ड, ठीक है, बर्ड काउंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती क्या है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि भाई एक्चुअली है क्या कि जब भारत में कुल कितनी पक्षी विविधता है, कितनी पक्षी प्रजातियां स्थित हैं, इतनी पक्षी नहीं स्थित हैं, भारत में कुल 16,800 पक्षी प्रजातियां मौजूद हैं, इतनी स्पीसीज मौजूद है। कितनी? 1068। फिर से बोलो, याद कर जाओ, 1068 भारत में पक्षी प्रजातियां मौजूद हैं, ध्यान देना। और इन पक्षी प्रजातियों का 543 पक्षी प्रजातियां, ठीक है, यानी आधे से ज्यादा, क्योंकि 43 का दोगुना होगा 86 और यह 68, तो लगभग 50% प्लस पक्षी प्रजातियां जो बर्ड स्पीसीज है वो कहां पे स्थित है? वो आपकी वेस्ट बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तो टोटल पक्षी प्रजातियां कितनी हैं? 1068 और 543 उसमें कहां पे है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि सर्वाधिक तो है, लगातार तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब सर्वाधिक पक्षी प्रजाति कहां पे है? बंगाल में। आगे इसकी जब भी गणना आएगी, आप 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल 1 साल जितनी भी तैयारी करो, जब भी ये बार बार रिपोर्ट आएगा तो बंगाल ही फर्स्ट पे रहेगा। ठीक है, ध्यान देना।
रीजन समझो, क्योंकि 50% प्लस तो इसी के पास है, ठीक है। अब ध्यान देना, कह रहा कि अगर हम लोग इसमें भी बहुत यूनिक करें, बहुत यूनिक करें, तो हम एक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में जाते हैं, दार्जिलिंग में जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कह रहा है कि बंगाल में भी सर्वाधिक जो ये 543 बर्ड स्पीसीज मौजूद हैं, इस 543 बर्ड स्पीसीज में जो सर्वाधिक बर्ड स्पीसीज मौजूद हैं वो कहां पे मौजूद है? वो दार्जिलिंग में मौजूद है। कहां मेरे भाई? दार्जिलिंग में। समझना बात को, वो दार्जिलिंग में मौजूद है। तो यानी दार्जिलिंग में अगर बोले इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट बेस बोले कि भाई कि या एरिया बेस बोले कि सर्वाधिक पक्षी प्रजातियां कहां पाई जाती हैं, तो उसका आंसर बनेगा दार्जिलिंग। अब हेडिंग याद करके चले जाओगे और यहां मुंह चौखा हो जाएगा, ठीक है। तो दार्जिलिंग में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, कितनी? 308, ठीक है, ध्यान देना 308। अभी देखो एक कंक्लूजन और बताता हूं मैं। अब पहले जो कंक्लूजन मैं बताने वाला हूं यही इंटरलिंक कर देता हूं। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जीबीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल लगातार तीसरे साल पक्षी गणना में प्रथम स्थान पर हासिल हुआ है। बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला बेल्ट है वो सर्वाधिक पक्षी विविधता वाला क्षेत्र है। थर्ड स्टेटमेंट देगा कि मतलब या उसी फर्स्ट स्टेटमेंट में एक लाइन ऐड कर दे कि बंगाल लगातार तीसरे वर्ष, ठीक है, पक्षी गणना में अग्रणी है, ठीक है, और पिछली वर्ष की तुलना में पक्षी की जो विविधता है, जो स्पीसीज की विविधता है, उसमें वृद्धि हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। तो ऐसा नहीं भाई, पक्षी विविधता में बंगाल में कमी दर्ज की गई। आपको दिखा दो यहां पे क्या लिखा गया है, ठीक है, यहां का कंक्लूजन है, अभी दिखाता हूं आपको। देखो देखो यहां लिखा गया है ना कि हालांकि, लेकिन मुझसे बंगाल निकल गया है, ये दार्जिलिंग की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि हालांकि वर्ष 2024 के 308 प्रजातियों से ये कम है, ठीक है। यहां पे देखो एक गलती क्या निकल गई है, अब यहीं पे सुधार कर लेना है, थोड़ी सी फ्लो में गलती निकल गई। दार्जिलिंग में बंगाल में सर्वाधिक 252 प्रजातियों की गणना की गई है। कितना? 252, ठीक है, 252 जो प्रजातियां हैं उनकी गणना की गई है। तो हम एक काम ये करते हैं, यहां पे ऐसे माइनस करेंगे, 252 लिख देंगे। यहां पे मैंने 308 लिख दिया था, बट इसके पहले की जब गणना हुई थी तो उसमें 308 प्रजातियां थी, अर्थात दार्जिलिंग में पक्षी विविधता में कमी आई है, ठीक है। ऐसा है कि संपूर्ण भारत में, ठीक है, क्षेत्रवार तरीके से दार्जिलिंग सर्वाधिक पक्षी विविधता वाला क्षेत्र है। सेकेंड, वर्ष 2024 की तुलना में यहां पे पक्षी विविधता में कमी आई है। सिर्फ दो स्टेटमेंट देते, तो मैक्सिमम लोग क्या मानेंगे भाई, सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है तो मींस क्या होगा? वृद्धि हुई होगी, लेकिन कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। पहले 308 थी, अब 352 हो गई, 252 हो गई है। तो मींस क्या कि जो पक्षी विविधता, प्रजाति विविधता है, प्रजातियां हैं, उनमें कमी आई है, ठीक है। ये बात समझना मेरी बात। पहले मेरे से एक छोटी सी गलती हुई थी जिसको मैंने सुधार लिया है। पहले मैंने आपसे बोला 252 प्रजातियां, 308 प्रजातियां हैं, मैंने उसको एडिट करके 308 की जगह 252 लिख दिया है। पहले 308 थी, ठीक है, ये सुधार भी हो गया। अब इस पक्षी काउंट में बोलेंगे सर क्या कुल पुरानी पक्षियां मिली हैं या कुछ रेयर बर्ड्स भी मिले हैं? तो इस गणना के दौरान विशेष दुर्लभ पक्षी भी देखे गए हैं और उनको भी काउंट किया गया। यानी भारत या हम लोग कह रहे हैं बेसिकली बंगाल वाले बेल्ट में दुर्लभ पक्षियों का भी संरक्षण हो रहा है। यानी यहां पे देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है इसमें आपकी जो एक पक्षी है उसका नाम है इबिस सबील, ठीक है। ये कहां पे है? ये जलोंग में पाई गई है, जो कि उत्तर बंगाल में है, उत्तर बंगाल में स्थित है। एक पक्षी क्या है रेयर बर्ड में? तो रेयर बर्ड में इबिस सबील है। ये देखो यहां पे इबिस बिल है। इसके बाद से ये बंगाल में स्थित है। इसके बाद से दूसरी जो रेयर बर्ड है आपका, उसका नाम है स्पॉटेड क्रेक, उसका नाम है स्पॉटेड क्रेक। और तीसरा आपका है वो है कॉमन स्टारलिंग। वो क्या है? कॉमन स्टारलिंग। तो ये तीन रेयर बर्ड्स हैं, ये तीन क्या है? रेयर बर्ड्स हैं, ठीक है। ये तीन आपके रेयर बर्ड्स हो गए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं आगे। यहां पे राज्यवार स्थिति लिखी है, तो हो सकता हो बोल दे कि टॉप 5 में उत्तर प्रदेश शामिल है। तो पश्चिम बंगाल 1, उत्तराखंड 2, असम 3, महाराष्ट्र 4, कर्नाटक 5, टॉप 5 में उत्तर प्रदेश नहीं शामिल है। हो सकता है इसके बाद कहीं शामिल हो, लिखा नहीं है, तो हमको दिमाग में नहीं लगाना है। तो वेस्ट बंगाल तो सर्वाधिक हो गया और इसका भी दार्जिलिंग वाला बेल्ट टॉप पे हो गया। फिर सेकंड पे उत्तराखंड, तीसरे पे असम, ठीक है, तीसरे पे असम,
ओके, तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे इतनी इतनी प्रजातियां पाई गई हैं। तो सर्वाधिक प्रजातियां आपकी वेस्ट बंगाल में पाई गई है, फिर उत्तराखंड में पाई गई है, फिर असम में पाई गई हैं, फिर महाराष्ट्र में पाई गई है, फिर कर्नाटक में पाई गई है। ठीक है, तो याद कर लेना आपको। अच्छा, कह रहा है कि ये गणना आपकी 1998 से शुरू हुई थी। ठीक है, भारत ने इस गणना में जीबीबीसी की गणना में 2013 में भाग लिया था। कब? 2013 में भाग लिया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। तो दुनिया का पहला देश कौन है जो डिजिटल लाइसेंस जारी करता है? तो दुनिया का पहला देश है चाइना। ठीक है, इसको समझने के लिए बस मैं आपसे 30 सेकंड का क्रॉस लूंगा क्योंकि पानी पीऊंगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं लोग। ये सारी हेडिंग मैंने बोल दिया था। ठीक, आवाज आ रही? हाँ, ठीक है। तो देखो, हमने क्या देखा कि भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। इंडिया बिकम द सेकेंड कंट्री, ठीक है, लॉन्च डिजिटल पायलट लाइसेंस। ठीक है, डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश बना। पहला देश हमने आपको पहले बता दिया था कि वो कंट्री है आपकी चाइना। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। इसको लोग बोलते हैं ईपीएल, यानी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। तो भारत ने भी क्या किया है? विमानन क्षेत्र को और मॉडर्न बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए, क्योंकि विमानन क्षेत्र क्या है भारत का, बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो इसकी जो मतलब क्षमता है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने ये कदम उठाया। ठीक है, ध्यान देना। तो एक तो डायरेक्ट फैक्ट आ गया कि भारत दूसरा देश है, चाइना पहला देश है। ठीक है, और जो अभी ये डिसीजन लिया गया है कि ईपीएल को लॉन्च करने का, तो आईसीईओ की अप्रूवल के बाद ऐसा किया गया। यानी आईसीईओ मतलब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है, जो आईसीओएल है, आईसीईओ है, ठीक है, उसके इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईसीएओ का मतलब हो गया आई से इंटरनेशनल, सी से सिविल, ठीक है, ए से एविएशन, ठीक है, यानी उड्डयन, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अप्रूवल लिया गया पहले, इसके अप्रूवल लेने के बाद इसको स्टार्ट किया गया, ताकि क्या हो, बेसिकली लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बहुत सुविधाजनक हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। अब देखो इसके बेनिफिट्स क्या है। कह रहा है कि ईपीएल के लागू होने से, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस के लागू होने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ध्यान रखना, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। क्या बोला गया है? बोला कि भाई इसके बेनिफिट्स को अगर ध्यान में रखोगे तो एक तो क्या होगी, कागजी कार्रवाई आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी क्या होगा, एलिमिनेट्स पेपर बेस्ड प्रोसेसिंग। तो पेपर बेस्ड प्रोसेसिंग क्या होगी, एलिमिनेट होगी, यानी रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड बात समझो, पायलट प्रमाण पत्रों की रियल टाइम ट्रैकिंग और उसका प्रमाणीकरण कर सकते हैं, यानी बेसिकली रियल टाइम ट्रैकिंग और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान देना। तो धोखाधड़ी क्या होंगी, संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, धोखाधड़ी की इंग्लिश यहां पे मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक, मैंने गूगल ट्रांसलेटर से नोट करके लिखा है भाई। ठीक है, धोखाधड़ी, मैं ध्यान देना आप लोग, थोड़ा पेन भी अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसकी संभावना कम हो जाएगी। तो यानी बेसिकली इसके बेनिफिट्स ये है। ठीक, अब देखो बात आ रही है कि ये प्रोसेस कैसे होगा। तो कह रहा है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसके लिए आपको, तो यहां पे आपको बता रहा है कि पारंपरिक भौतिक लाइसेंसों की जगह ईपीएल अब डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा। इसे ईसीजीए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यहां पे ये बात बोल रहा है, मतलब क्या है कि जो ईसीजीए है यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये क्या है, यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। पायलट कैन एक्सेस देयर लाइसेंस वाया मोबाइल ऐप। तो इस मोबाइल ऐप के जरिए क्या है, पायलट अपने लाइसेंसेस को एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। ये बात यहां पे बताई गई है ईपीएल के बारे में। तो यहां पे हम लोग समझ गए ईपीएल के बारे में क्या था कि पायलट अपने मोबाइल ऐप ईजीसीए के जरिए लाइसेंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो पायलट्स कैन एक्सेस देयर लाइसेंस वाया ईजीसीए मोबाइल ऐप। तो ये क्या, एक मोबाइल ऐप है, इसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि भारत को अपना विमानन क्षेत्र मॉडर्नाइज करने की क्यों जरूरत है, क्यों चीन के बाद हम ही दूसरा देश बने, अमेरिका का नहीं बना, पाकिस्तान का नहीं बना, वो तो 5वां नहीं बन पाएगा, 10वां नहीं बन पाएगा, छोड़ो उसकी बात,
उसकी बात ही नहीं। तो भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ते हुए विमानन बाजारों में से एक है। जैसे आप बता दो मुझे कि यूपी में कुल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। कह रहा है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में 20,000 नए पायलट की आवश्यकता होने वाली है। तो भारत का विमानन क्षेत्र किस हिसाब से बढ़ रहा है, यह बताता है कि इज आप डूइंग बिजनेस में भारत की स्थिति कितनी अच्छी हो रही है। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें, भारत में आएगा क्योंकि भारत का विमानन क्षेत्र बहुत ही आगे जा रहा है। भारत का विमानन क्षेत्र आगे जाने का ही रीजन है कि हमको क्या है, आने वाले कुछ ही समय में हमको 20 के 20,000 यहां पे देखो न्यू पायलट्स की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो फास्टर ग्रोइंग एविएशन मार्केट है भारत का। भारत क्या है, फास्टर ग्रोइंग एविएशन मार्केट है, यानी उड्डयन बाजार भारत क्या है, सबसे तीव्र गति का उड्डयन बाजार है। ठीक है, और कह रहा है आने वाले समय में भारत को 50 नए हवाई अड्डों का विस्तार करना होगा, यानी अंतर्देशीय सेवा बढ़ेगी विमानन क्षेत्र की। ठीक है, समझो तो ये अंतर्देशीय सेवा बढ़ेगी, मतलब गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से हैदराबाद, गोरखपुर से पुणे, अब तब सब लोग आएंगे जाएंगे, तो घर से भी जुड़े रहेंगे और व्यापार से भी जुड़े रहेंगे। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये सारी बातें बता रहा है कि इस चीज की हमको आवश्यकता है। तो चीजें चूंकि 20,000 नए पायलट की आवश्यकता है, तो इसी के लिए हमने इसको मॉडर्नाइज कर दिया और इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाने की कोशिश की। हवाई अड्डों के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम विकसित किए जाएंगे, जिससे रियल टाइम निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें बोल रही है। आगे देखिए क्या बात बोल रहा है, कह रहा है कि भारत की पहली समर्पित जीसीसी 2025 लॉन्च। ठीक है, भारत का पहला समर्पित जीसीसी 2025 लॉन्च किया गया। ठीक है, अब ये क्या भैया, पहला समर्पित जीसीसी 2025 क्या है, इसको समझो आप लोग। तो इसके बारे में देखो यहां पे बोल रहा है, जीसीसी का मतलब होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और ये लॉन्च किसने किया, मध्य प्रदेश ने। देखो एक सिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं टीयर 1 सिटी। ठीक है, टीयर 1 सिटी, और एक सिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, टीयर 2 सिटी। ध्यान। तो ये बेसिकली क्या है, ध्यान देना, एक सिटी आपकी क्या होती है, समझाने के लिए पहले बताऊं, पहले समझो। एक आपका सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं टीयर 1 सिटी, और यहीं से मेंस में अगर आपको स्टेट जैसे राज्य का क्या है, एनसीआर है, तो अभी हमने एससीआर बताया बनाया कुल 6 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज करके। तो एससीआर की इंपॉर्टेंस क्या थी वो आपको, या उसके लाभ क्या है, यहीं से ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो भाई एक हो गया आपका टीयर 1 सिटी और एक आपका हो गया टीयर 2 सिटी। टीयर 1 सिटी में मेनली उन सिटीज को शामिल किया जाता है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं। ठीक है, उन सिटीज को टीयर 1 सिटीज में शामिल करते हैं। और टीयर 2 सिटीज वो सिटीज होते हैं जिनमें पूरी कैपेबिलिटी है डेवलप होने की, यानी टीयर 1 सिटी का ऑप्शन बनने की कैपेबिलिटी होती है, उनको हम लोग टीयर 2 सिटी बोलते हैं। तो कह रहा है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो बाकी लोग ने अभी, किसी भी स्टेट ने अभी, ध्यान देना, अभी जीसीसी नीति का निर्माण नहीं किया है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश ने, क्योंकि ये भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति है जो मध्य प्रदेश लॉन्च कर रही है, यानी भारत अभी जीसीसी नीति लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश क्या हो गया, पहला देश बन गया, अब सॉरी राज्य बन गया। यानी बाकी लोग जीसीसी पे वर्क कर रहे हैं, टारगेट्स बना रहे हैं, बट अभी समर्पित पॉलिसी नहीं लाए थे। तो जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर समर्पित पॉलिसी पहली बार मध्य प्रदेश ने लाया। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो मध्य प्रदेश कहती क्या है कि उसका एम क्या है कि जो हमारे टीयर 2 सिटी है, यानी जो टीयर 1 का क्या बन सकते हैं, सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। भाई अब मान लो लखनऊ है, तो लखनऊ में भाई हम क्या करना है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट समिट आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट सब लखनऊ में। ठीक है, और उसके बाद से तो अब जब हम एससीआर बनाएंगे तो उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों का भी, उसके इर्द गिर्द के एरियाज, डिस्ट्रिक्ट का भी क्या होगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उनकी भी क्षमता का दोहन होगा। ठीक है, समझो बात, तो उनकी भी क्षमता का क्या होगा, दोहन होगा। तो मींस क्या है, कह रहा कि जैसे इंदौर, मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने टीयर 2 सिटीज में 3 एग्जांपल लिखा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। कह रहा इन 3 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र तैयार करेगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि इस जीसीसी पॉलिसी के तहत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपनी 3 सिटी इंदौर, भोपाल और जबलपुर में क्या करने वाली है कि ग्लोबल इनोवेशन हब इसको बनाएगी, ताकि यहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर सके। अब इसी पॉइंट को एससीआर जोड़ो, तो एससीआर का भी फायदा क्या होगा कि अब एससीआर को यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन हब के तौर पे डेवलपमेंट करेगी, ताकि इन एरियाज पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। यहीं से पॉइंट जोड़ दो, लाभ लिखना रहेगा तो इजीली लिख लोगे। अब आ जाओ यहां पे, आ जाओ,
कह रहा है कि जो नई जीसीसी नीति है, इसको मैं समझा भी चुका हूं, उसका उद्देश्य है कि जो मेट्रो सिटीज हैं उनसे हम क्या करें, अपना जो ध्यान है उसको हटाएं और उसको कहां फोकस करें, तो उनको उभरते हुए शहरी केंद्रों पर डालना। यानी बेसिकली कह रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज करो, उसका क्या करो, विकेंद्रीकरण करो। अर्थात अब तक मान लो कि हम क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको विकेंद्रीकरण के लिए जाना चाहिए। इंदौर यहां पे करना, इंदौर, भोपाल और जबलपुर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का तो एग्जांपल है कि अब मध्य प्रदेश सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ अपने डिसेंट्रलाइज सिटी के ऊपर करने जा रही है। तो इसका मतलब क्या निकल गया, सिंपल ये निकल गया। अब बात आती है कि सर जो जीसीसी है उसकी विशेषताएं क्या है, की फीचर्स क्या है। तो की फीचर्स देखो, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई उसके बारे में बात करें तो पहला की फीचर है कि भैया इस पॉलिसी के तहत, जानना, इस पॉलिसी के तहत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी 40% या मैक्सिमम 30 करोड़ रुपए। तो इस पॉलिसी के तहत टीयर 2 सिटीज में जबलपुर, इंदौर, भोपाल में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को 40% कैपिटल क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, जो कि मैक्सिमम कितनी होगी, 30 करोड़। तो हम क्या करें, हम ऑफर कर रहे हैं, आओ हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा क्या है, दूसरा उसने बोला हम कुछ एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। कैसा, तो राज्य अप स्किलिंग, मार्केटिंग, पेटेंट फाइलिंग और किस बात के लिए, और अनुसंधान और विकास गतिविधियों यानी R&D एक्टिविटीज के लिए अतिरिक्त सहायता प्रोवाइड करेगी, यानी अतिरिक्त एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। किसके लिए, अप स्किलिंग, पेटेंट फाइलिंग, मार्केटिंग, R&D, यानी ठीक है, तो फंडिंग सपोर्ट फॉर स्किलिंग, पेटेंट फाइलिंग, मार्केटिंग एंड R&D एक्टिविटीज के लिए। अब देखो तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी गई है, कह रहा है कि भाई नो क्वेरी पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा। व्यवसाय में आसानी लाने के लिए क्या किया जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड कराने। भाई कंपनीज आएंगी तो टकराहट हो सकती है, बहुत सारी तामझाम हो सकता है, तो उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, व्यवसाय को आसान बनाना हमारा काम है इन सिटीज में, तो हम क्या करेंगे, नो क्वेरी पोर्टल लेके आएंगे। नो क्वेरी पोर्टल लेके आएंगे और ये क्या करेंगे, बेसिकली सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह काम करेगी। ठीक है, ये बात समझ गए हम लोग, सिंगल विंडो क्लियरेंस के तौर पे काम करेगी। ओके, तो अच्छा अब यहां पे एक फैक्ट लिखा है, यहां कहीं, यहां पे देखो, कह रहा है कि ऐसा नहीं कि ऐसा केवल मध्य प्रदेश काम करे, मध्य प्रदेश ने तो पॉलिसी बना के काम किया ना। इसी तरीके से बेसिकली जीसीसी के डेवलप करने पे, ठीक है, यानी ग्लोबल, यहां पे क्या लिखा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को डेवलप करने के, तो बेंगलुरु का टारगेट क्या है कि वो 2029 तक 1000 जीसीसी को डेवलप करेगा। ये क्या है, ये टारगेट है। ठीक है, तो कर्नाटक 2029 तक बेंगलुरु के बाहर, जैसे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, तो ये क्या है, टाइप 2 टीयर 2 सिटीज के लिए। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई बेंगलुरु के बाहर, ध्यान देना कि कर्नाटका एम्स टू होस्ट 1000 जीसीसी आउटसाइड बेंगलुरु बाय 2029, यानी 2019 तक कितने जीसीसी, 1000 जीसीसी को बढ़ाने की योजना है कर्नाटक, बेंगलुरु के बाहर। ठीक है, ये किसका टारगेट है, तो ये टारगेट है बेसिकली आपका कर्नाटक गवर्नमेंट का। तो ऐसे इसी तरीके से जीसीसी नीतियों पे या जीसीसी के डेवलपमेंट के ऊपर कई सारे स्टेट काम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर क्या है, कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, और जाहिर सी बात है कंपटीशन, हैवी कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, तो एक बेहतरीन क्या होगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी ग्रोथ का। अब जीसीसी का डेवलपमेंट होगा तो जाहिर बात है इन्वायरमेंट, जो इंप्लॉयमेंट के अवसर जनरेट होंगे, जो लोकल इकोनॉमी वो काफी बूस्ट करेगी, तकनीकी उन्नयन होगा, भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा तो नई नई टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, तो ये सारे बेनिफिट्स क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के ऊपर, ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन, जो कि अभी किया गया रिसेंट में, जनवरी माह में। ठीक है, और इसके पहले चेयरपर्सन कौन बनाए गए, तो पल्ले गंगा रेड्डी। तो ध्यान देना, हल्दी बोर्ड के चेयरमैन, जो पहले चेयरमैन है, उनके नाम में गंगा है। ठीक है, पल्ले गंगा रेड्डी है, पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, अच्छा क्यों, ये बात आती है कि क्यों लेके आई गई। ठीक है,
क्यों लेके आएगी, मतलब क्यों इस हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई कि इस हल्दी बोर्ड का गठन क्यों किया गया। ठीक है, तो इस हल्दी बोर्ड का गठन क्यों किया गया भाई, इसका आंसर तो आप ही लोग दे सकते हो, आप लोग दे भी दो तो बहुत अच्छी बात है। तो हल्दी बोर्ड का गठन किया गया हल्दी उत्पाद, सिंपल सी बात है ना कि हल्दी उत्पादकों के हितों की रक्षा और उसके प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, यानी सेफ गार्डिंग एंड प्रोमोटिंग, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ टर्मरिक फार्मर्स। तो जो हल्दी उत्पादक है, हल्दी किसान है, जो टर्मरिक फार्मर्स है, इनके इंटरेस्ट को, इनके लाभ को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए और उनकी रक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। अब जिसके चेयरपर्सन पहले कौन है, पल्ले गंगा रेड्डी। अब हम इस बोर्ड का एक बार कंपोजिशन समझ लेंगे। तो कंपोजिशन में क्या है, एक अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष के अलावा इसके कंपोजिशन में कौन कौन शामिल है ये समझो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, आपको बहुत इजीली समझाता हूं। पहले यहां पे क्या करा है, कहा कि इसमें एक आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शामिल है, इसमें औषधि विभाग शामिल है यानी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल शामिल है। तो आयुष मंत्रालय और औषधि विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा तीसरा इसमें कौन शामिल है, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कि भाई हल्दी का भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज है तो ये भी शामिल है। कृषि और किसान कल्याण विभाग शामिल है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ये शामिल है। इसमें आपका वाणिज्य विभाग भी शामिल है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स शामिल है। तो इसके प्रतिनिधि इस बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। तो पहले 4 विभागों के प्रतिनिधि इसमें शामिल है, मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए। नाम क्या है भाई, आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट और वाणिज्य विभाग यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो ये 4 डिपार्टमेंट यहां पे लिख दो, ये 4 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री क्या हुई है, इसमें इसके प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए हैं, ध्यान देना। इतना ही नहीं, इसमें एक बात और बोली गई है कि भाई कुछ स्टेट ऐसे हैं जो हायर प्रोड्यूसर है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र सर्वाधिक उत्पादक है, फिर तेलंगाना की बात आती है, और मेघालय खास प्रकार की हल्दी के उत्पादन के लिए जाना जाता है जिसका नाम है तगाडोंग हल्दी। क्या नाम है, तगाडोंग हल्दी, ध्यान देना, मेघालय तगाडोंग हल्दी के उत्पादन के रूप में जाना जाता है। तो बोला गया है कि इस बोर्ड में कुछ राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय के प्रतिनिधि। खासतौर पे वो जो मेघालय वाले जो नकाडोंग, सॉरी नका नहीं तगा है भाई, तकाडोंग हल्दी का उत्पादन करते हैं। तो पेपर में एक तो सेपरेटली क्वेश्चन आएगा कि तकाडोंग हल्दी का संबंध किससे है, तो मेघालय। भाई देखो एक एक चीज बहुत क्लियर समझो आप लोग, कहीं हिलना डुलना नहीं है। तकाडोंग हल्दी, ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय के भी प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं या होंगे, ये बात बोली गई है। अब वाला बात बोला गया कि सर इस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पे होगा, तो हेडक्वार्टर इसका निजामाबाद होगा। निजामाबाद आपके तेलंगाना में स्थित है। कहां पे, तेलंगाना में। और तेलंगाना आपका यहां पे लिख देता हूं, तकाडोंग हल्दी के लिए जाना जाता है, तकाडोंग हल्दी के लिए जाना जाता है। तो इसका हमने कंपोजिशन समझ दिया। ठीक है, हल्दी को हम लोग गोल्डन स्पाइसेस यानी सुनहरे मसाले के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनहरे मसाले के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे उत्पादन बोल रहा है, कह रहा है कि हम लोग भारत की बात करें तो ऐसा नहीं कि जिन जिन स्टेट की हमने बात की केवल हल्दी वहीं उपजाया जाता है। हल्दी लगभग भारत के 20 राज्य उपजाते हैं, मेनली यहाँ पे उपजाया जाता है। कह रहा है कि भारत के 305 लाख हेक्टेयर पर लगभग 2023-24 में ये डाटा है 23 एंड 24 का। कह रहा है इस ड्यूरेशन के बीच में भारत के लगभग 305 लाख हेक्टेयर पर इसको उगाया गया था, 305 लाख हेक्टेयर पर। और कह रहा है कि इस जो उत्पादन हुआ था वो 100, यहां पे लिखा गया है 100 नहीं, 10.74 लाख टन, यहां पे साफ साफ लिख दूं 10.74 LT यानी लाख टन, इतना प्रोडक्शन किया गया था। यानी भारत कितना उत्पादन कर रहा है, 10.74 लाख टन का भारत क्या कर रहा है, इस बात का उत्पादन किया है, भारत उत्पादन किया है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, कह रहा है कि भारत में 30 प्रकार की हल्दी, 30 प्रकार की हल्दी क्या की जाती है भारत में, उगाई जाती है। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है 30 टाइप,
भारत में टर्मरिक 30 प्रकार की उगाई जाती है, 30 प्रकार की, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है। भारत में 70% वैश्विक हल्दी का उत्पादन होता है। तो भारत में वर्ल्ड का 70% जो प्रोडक्शन है हल्दी का वो भारत करता है। 70% बिको टर्मरिक आयुर्वेदिक है, उसमें देखो हल्दी रहता है, ठीक है। तो ये बात है, 70% हल्दी का होती है तो आपकी भारत में उगाई जाती है। तो हम कंज्यूमर भी सर्वाधिक है, उपभोक्ता भी सर्वाधिक है, उत्पादक भी सर्वाधिक है, एक्सपोर्टर भी सर्वाधिक है हल्दी के, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो बात आती है कि सर आप बोलो एक इसमें एक चीज कहीं समझाएगी या नहीं समझाएगी तो भी मैं बता दूंगा, ठीक, नहीं समझाएगी। बेसिकली इस बोर्ड के बनने का फायदा क्या होगा, ध्यान रखना, इस बोर्ड के बनने का फायदा क्या होगा, आप ये बात भी उठ सकता आपकी, ठीक है। तो देखो फायदा बेसिकली होगा, ठीक है। पहली बात इस बोर्ड के बनने से कि भाई कि जो हल्दी है उसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता में और सुधार होगा। अब भाई ऑर्गेनाइज कर दिया गया तो इसका प्रोडक्शन भी बनेगा, क्योंकि समय के साथ इसका ध्यान रखा जाएगा, तो इसका उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर क्वालिटी बनेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। और भारत चूंकि सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन करता है तो एक्सपोर्ट होगा, क्वालिटी रहेगा तो महंगे दाम में एक्सपोर्ट होगा, तो जो इससे इनकम होगा वो ज्यादा जनरेट होगी, यानी किसानों को अधिक से अधिक क्या होगा, लाभ मिलेगा। दूसरा, अब हल्दी बोर्ड बन गया तो हल्दी बोर्ड स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेगा, तो यानी क्या है, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, नए इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे, ठीक है, ये भी एक बेनिफिट है, ठीक है। तो ये सारे इसके बेसिकली लाभ हो गए, ठीक है, इसके लाभ हो गए। यहां पे हम लोग, हमको लग रहा है कि मेरी क्लास को रोक देते हैं, तो हमने आज 31 नंबर पेज से स्टार्ट किया, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 31 लगभग हाफ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 32, 33, 34, 35, 36 5 पेज एग्जैक्ट हमने आज की क्लास में 1 घंटे 11 मिनट की क्लास में देखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो दन कमेंट करो, नहीं लगी हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, बट लगी हो तो कमेंट करो। देखो आरओ के टेस्ट ज्वाइन करना हो, आरओ का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, मतलब रिवीजन क्लास ज्वाइन करनी हो तो पीसीएस अभ्यास पे ट्रस्ट करो, आप हमारे वैसे जुड़ सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट क्लास है, और कहो तो क्या वादा कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।